हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस क्वेश्चन सीरीज में आज हम प्रतीक शिवालिक सर की जो केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम इस टेस्ट सीरीज के सेट ई के साइंस पार्ट को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके केवीएस पीआरटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस के कॉन्सेप्ट की वीडियोस और कंप्यूटर की भी एक सीरीज चल रही है, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। यानी सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद करके डाला जाता है। ऑप्शन 1 पुली सिस्टम यानी घिरनी विधि, ऑप्शन 2 ड्रिप सिस्टम यानी ड्रिप विधि, ऑप्शन 3 स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव विधि एंड ऑप्शन 4 है लीवर सिस्टम यानी लीवर विधि। तो पहले हम इन चारों सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले है पुली सिस्टम या पुली मेथड। इसमें जो पानी होता है उसे कुओं से पुली के माध्यम से निकाला जाता है और फिर उसका यूज सिंचाई में किया जाता है। तो आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये पुली सिस्टम की इमेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम क्या होता है। इन ड्रिप सिस्टम पाइप्स आर लेड नियर द बेस एंड अलोंग द क्यू ऑफ प्लांट्स। तो इसमें जो पाइप्स होते हैं उन्हें हम पौधों की कतार के साथ बिछाते हैं। The pipes have small holes at frequent gaps। और कुछ कुछ अंतराल पर जो पाइप्स है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम ड्रिपर्स कहते हैं। तो इनका फायदा क्या होता है कि जो ये ड्रिपर्स होते हैं इससे पानी डायरेक्टली रूट जोन में जाता है और जो वाष्पीकरण है वो भी कम होता है। तो यहाँ पे आप जो इमेज देख रहे हैं ये यहाँ पे जो पौधे हैं उनकी कतार लगी हुई है, इसी के साथ यहाँ पे इस तरीके से एक पाइपलाइन बिछी होती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से जो पानी है वो डायरेक्ट रूट जोन में जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है यानी छिड़काव विधि क्या होती है। जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये एक नेचुरल रेन होती है जो उसकी तरह वर्क करता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग इरिगेशन वाटर विच इज सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल। तो जो स्प्रिंकलर होता है इसमें क्या होता है, यह एक दबाव प्रणाली पर कार्य करता है। जब पानी पाइप में होता है तो यह इसे ऊपर की ओर फेंकता है और फिर स्प्रिंकलर के माध्यम से यह इसे हवा में छिड़कता है, ताकि जो पानी है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में ग्राउंड पर यानी जमीन पर गिरे। तो यहाँ पे जो ये वाली इमेज है इधर आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर सिस्टम को दर्शा रही है। ये इधर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं जो पानी को चारों तरफ छिड़काव की तरह बिखेरते हैं। नेक्स्ट है लीवर सिस्टम। तो जो लीवर सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें 3 पॉइंट होते हैं, लोड, फल्क्रम और फोर्स। इन तीनों की पोजीशन के आधार पर ही लीवर के टाइप होते हैं। कभी फल्क्रम बीच में होता है, कभी लोड बीच में होता है और एक में फोर्स बीच में होता है। तो इस तरीके का सिस्टम जिस सिंचाई प्रोसेस में यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं लीवर सिस्टम। जैसे ये इधर है, यहाँ पे हम इस जगह फोर्स लगाएंगे, ये एक फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम फल्क्रम कहते हैं, और यहाँ पे लोड होगा जहां से ये पानी खींच के लेके आएगा। तो ये इस तरीके का एक लीवर सिस्टम है। तो इस हमसे यहाँ पे ड्रिप सिस्टम वाली विधि के लिए पूछा गया है कि सिंचाई का वो तरीका जिसमें पानी को पौधों की जड़ों के समीप बूंद बूंद करके डाला जाता है, तो इसे हम बोलेंगे ड्रिप सिस्टम या ड्रिप विधि। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित पदार्थों का समूह है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें केवल संश्लेषित पदार्थ यानी सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं। ऑप्शन 1 नायलॉन, टेरिलिन, वुल, ऑप्शन 2 कॉटन, पॉलीकॉट, रेयॉन, ऑप्शन 3 पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट एंड ऑप्शन 4 है एक्रिलिक, सिल्क एंड वुल। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेचुरल सब्सटेंसेस और सिंथेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो नेचुरल सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें प्रकृति से नेचुरली मिलते हैं, ये मानवीय गतिविधियों के द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। जैसे ऊन है, कपास है, रेशम है। नेक्स्ट है सिंथेटिक सब्सटेंसेस। तो ये वे सब्सटेंसेस होते हैं जो मानवीय गतिविधियों द्वारा बनाए जाते हैं, केमिकली प्रोसेस होते हैं, लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे नायलॉन है, टेरिलिन है। तो अभी हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं कि उनमें कौन सा नेचुरल सब्सटेंसेस है और कौन सा सिंथेटिक सब्सटेंसेस है। तो सबसे पहले है नायलॉन।
जो नायलॉन होता है ये कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है और इसमें जो मोनोमर्स होते हैं उनकी रिपीटेड फॉर्म होती है और वो एमाइड बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक सिंथेटिक सब्सटेंसेस हुआ। नेक्स्ट है टेरिलीन, इसे हम डेक्रोन भी कहते हैं और ये भी कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है और इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो होते हैं एथिलीन ग्लाइकोल और डाई मिथाइल टर्फेक्लेट। नेक्स्ट है पॉलीकॉट, ये मिक्सचर होता है पॉलिएस्टर और कॉटन का। नेक्स्ट है रेयन, इट इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम रिकंस्टिट्यूटेड वुड पल्प, यानी ये वुड पल्प से बनता है। नेक्स्ट है पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये एक सिंथेटिक रेजिन है और ये वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन, ये एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। नेक्स्ट है एक्रिलिक, इट इज मेड फ्रॉम पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय एक्रिलोनाइट्राइल और वाइनिल साइनाइड, तो ये एक्रिलोनाइट्राइल या वाइनिल साइनाइड के पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। तो नाइलॉन, टेरिलीन, पॉलीकोट, रेयन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, एक्रिलिक, ये सभी हमारे सिंथेटिक सब्सटेंसेस हो गए क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू बने हैं। लेकिन जो सिल्क है, वुल है, कॉटन है, ये सभी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है, वुल भी हमें एनिमल से मिलता है और जो कॉटन है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो जो हमारा ऑप्शन 1 है उसमें वुल है यानी ऊन है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। ऑप्शन 2 में कॉटन है, ये भी एक नेचुरल सब्सटेंस है और ऑप्शन 4 है उसमें सिल्क है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। लेकिन जो ऑप्शन 3 है उसमें पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये तीनों ही सिंथेटिक सब्सटेंसेस है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो धातु होती है वो सामान्यतः ठोस होती है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन 1 मर्क्यूरी, ऑप्शन 2 सिल्वर, ऑप्शन 3 एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन 4 सोडियम। तो जो मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, वो सामान्यतः ठोस होती है लेकिन मर्क्यूरी इसका एक एक्सेप्शनल केस है। मतलब एक मर्क्यूरी ऐसा अपवाद है जो मेटल है और रूम टेम्परेचर पर ये हार्ड नहीं होकर सॉलिड नहीं होता बल्कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 1 मर्क्यूरी। इसके अलावा हम मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, जैसे मेटल लस्टर होते हैं, यानी जब मेटल्स को हम कट करेंगे, स्क्रैच करेंगे तो उसकी हमें चमकदार सतह देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी, यानी जो मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन मेलिएबल भी होते हैं, उन्हें हम इजीली किसी शेप में ढाल सकते हैं या फिर मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो नेचर में डक्टाइल होते हैं, यानी हम उनके वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये कुछ मेटल्स है वो डक्टाइल होते हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिकल वायर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है सोनरस, मतलब जब हम किसी मेटल को हिट करते हैं तो हमें उनसे सॉफ्ट साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये नेचर में बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन 1 रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स, गैर जीवित सामग्री के अवशेष। ऑप्शन 2 डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड्स ओनली, केवल मृत पक्षी। ऑप्शन 3 डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, केवल मृत कीट। एंड ऑप्शन 4 है डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मृत जीव। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये हमें किन के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज फ्यूल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब है फॉसिल फ्यूल्स जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये पौधे और जानवरों के सड़ने से बनते हैं। ये ईंधन है जो हमारी अर्थ क्रस्ट में होता है और इनमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो ये हमें न केवल मृत पक्षी से, न ही केवल मृत कीट से, बल्कि जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनसे हमें मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि लाखों वर्षों तक जो ये डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये इनके ऊपर परत के ऊपर परत ढकती जाती है और ये भूमि में गहराई तक दफन हो जाते हैं और उन गहराई पर इन पे जो दबाव और गर्मी हो लगती है वो इन्हें जीवाश्म ईंधन में बदलती है। जीवाश्म ईंधन के जैसे कुछ एग्जांपल्स है कोल यानी कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब पदार्थ में निम्नलिखित में से उच्चतम इग्निशन तापमान होने की उम्मीद है। ऑप्शन 1 केरोसिन, ऑप्शन 2 पेट्रोल, ऑप्शन 3 कोल यानी कोयला एंड ऑप्शन 4 अल्कोहल या शराब। तो हमसे पूछा है कि ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जिसे हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत होगी यानी उच्चतम इग्निशन तापमान होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो सबसे पहले हमारे पास वो सब्सटेंस हो यानी वो फ्यूल हो जिसे जलना है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ हमारे पास वो टेम्परेचर यानी इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जिससे वो सब्सटेंस जलना प्रारंभ कर सके। तो हम थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर एंड अंडरगोस कंबशन लिबरेटिंग हीट एंड लाइट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। यानी इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन तापमान वो सबसे लोवेस्ट, सबसे कम तापमान है जिस पर कोई भी सब्सटेंस जलना प्रारंभ हो जाता है और फिर वो जलने की प्रक्रिया को जारी रखता है और हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। तो ये हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो केरोसिन है, पेट्रोल है, कोयला है या कोई भी और अदर सब्सटेंस है, वो अलग अलग टेम्परेचर पर जलने लगते हैं। जैसे यदि एक कागज का टुकड़ा है, आप वो जिस टेम्परेचर पर जल सकता है, क्या उसी टेम्परेचर पर आप लकड़ी को जला सकते हैं? ऐसा नहीं हो पाता। लकड़ी को जलाने के लिए हमें कम से कम कागज से जलाने वाले टेम्परेचर से ज्यादा ही टेम्परेचर चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनके इग्निशन टेम्परेचर लिखे हुए हैं। कोल है यानी कोयला है जो उसे हमें 580 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर देना होता है। केरोसिन के लिए इसकी वैल्यू 295 है, पेट्रोल के लिए 400 है एंड अल्कोहल के लिए 365 है। तो हमसे यहाँ पे उच्चतम पूछा है इसमें, तो कोल है यानी कोयला है, उसके यहाँ पे उच्चतम है 580। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोल यानी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुने। ऑप्शन 1 है जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होती हैं। सेकंड है सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, कोशिका केंद्र के भीतर स्थित होती है। थर्ड है क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी गुणसूत्र केंद्रिका के भीतर स्थित होती है। एंड फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस, यानी कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ स्थित होती है। तो पहले हम इन चारों स्टेटमेंट के बारे में कुछ कुछ और बातें जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले है क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल न्यूक्लियस, जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं वो सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये आनुवांशिक जानकारी के वाहक होते हैं। नेक्स्ट है ईच जीन ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम, और जो जीन्स होते हैं ये क्रोमोसोम में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए दैट कंटेन द कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, और ये जो जीन होते हैं ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के खंड होते हैं जिनमें एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड होता है। इधर आपको डीएनए की भी फुल फॉर्म याद रखनी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो करेक्ट आंसर होगा उस समय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेल, द न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये सेल में होता है। न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेल। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इज ए डबल लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये डबल लेयर होती है किसकी, लिपिड की और प्रोटीन की, दैट सराउंड्स ए सेल, और जो सेल के चारों ओर होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डबल मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस द सेल न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन होती है और वो सेल न्यूक्लियस को एनक्लोज करके रखती है। तो अब हम अपने स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला था जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम, तो ये करेक्ट है क्योंकि हमने अभी देखा है कि ईच जीन ऑक्यूपाइज ए स्पेसिफिक पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, तो स्टेटमेंट गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, तो ये भी गलत है क्योंकि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल न्यूक्लियस है। एंड फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने अभी देखा है कि सेल मेम्ब्रेन सराउंड से सेल। तो हमारा भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज करेक्ट, मानवों में जनन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन मानवों में जनन के लिए सही है। तो ऑप्शन 1 है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन 2 है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, निषेचन वृषणों में होता है।
ऑप्शन 3 है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव्स टुवर्ड्स द स्पर्म, निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है। एंड ऑप्शन 4 है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल, निषेचन स्त्री के भीतर होता है। तो इसके लिए पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ एन एग एंड स्पर्म। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है मनुष्य में, निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें एक अंडा और शुक्राणु शामिल होता है। और जो प्राकृतिक रूप से गर्भधान होता है, इसमें पुरुष का शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर महिला के अंडे को निषेचित करता है, यानी फर्टिलाइज करता है। इसका मतलब जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, वो एक्सटर्नली नहीं होता, इंटरनली होता है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म स्टार्ट स्विमिंग अपस्ट्रीम टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब्स टू फर्टिलाइज एन एग। तो जो निषेचन होता है वो इस दौरान शुक्राणु अंडे को निषेचित करने के लिए फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ता है। तो जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, वो टेस्टिस में नहीं होता, हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा। और इसमें लिखा है कि निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ बढ़ता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि शुक्राणु अंडाणु की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर होती है, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाटर टैंक हैज 4 टैप्स फिक्स्ड एट पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। द वाटर विल फ्लो आउट एट द सेम प्रेशर फ्रॉम टैप्स एट। तो हमसे इस प्रश्न में कह रहा है कि ये एक वाटर टैंक है जिसमें 4 पॉइंट है ए बी सी डी। यहाँ पर टैंक में टूटियां लगी हुई है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो हमें बताना है कि इन चारों पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जो वाटर प्रेशर है वो समान रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होता है विद डेप्थ। मतलब जैसे जैसे आप गहराई में बढ़ते जाएंगे जो प्रेशर ऑफ वाटर है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एक वाटर टैंक दिखाई दे रहा है, ये 3 पॉइंट है, तो ये सबसे ज्यादा डेप्थ में यानी सबसे ज्यादा गहराई में है, तो यहाँ पे वाटर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे पानी ज्यादा स्पीड से बाहर निकल रहा होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इस वाले टैंक में जो 2 पॉइंट समान हाइट पे होंगे उन पे जो वाटर प्रेशर है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी और सी इनकी जो डेप्थ है इस वाले टैंक के लिए वो इक्वल है, तो यहाँ पे जो वाटर प्रेशर है वो भी इक्वल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज टी सुनामी। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आ सकती? ऑप्शन 1 ए मेजर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर सी, समुद्र के अंदर एक बड़ा परमाणु विस्फोट। ऑप्शन 2 अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण। ऑप्शन 3 वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्वेदन। एंड ऑप्शन 4 लाइटनिंग यानी बिजली। तो सबसे पहले हम ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग, टी सुनामी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी परमाणु विस्फोट। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हाई स्पीड न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, परमाणु विस्फोट होता है, ये एक ऐसा विस्फोट है जो उच्च गति की परमाणु प्रतिक्रिया से यानी न्यूक्लियर रिएक्शन से ऊर्जा की तेजी से जारी होने के कारण होता है। तो हम जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उससे काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये समुद्र के अंदर एक परमाणु विस्फोट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है इसमें काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और ये वाटर में एक काफी ज्यादा डिस्टरबेंस उत्पन्न कर देती हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक यानी भूकंप। अर्थक्वेक इज द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स resulting in shaking of the ground due to sudden release of energy in the earth's crust. As a result, seismic waves are created. तो जो भूकंप होता है वो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में गति के कारण होता है। इसके कारण जो अर्थ सरफेस होती है, पृथ्वी की सतह है, वो हिलती है और इसमें काफी मात्रा में जो ऊर्जा रिलीज होती है और भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है जिन्हें हम एस वेव्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, इधर टेक्टोनिक प्लेट्स में गति के कारण ये जो हमारी अर्थ सरफेस है वो हिलती है और इससे काफी नुकसान भी होता है। इसके अलावा जो भूकंप के अध्ययन है उसे हम सेस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण होता है उसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। इसके अलावा भूकंप की तीव्रता या झटकों की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी उद्वेदन। वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ's crust through which lava, volcanic ash and gases escape. तो जो ज्वालामुखी होता है वो अर्थ क्रस्ट में एक ऐसी ओपनिंग है जिसके माध्यम से लावा, ज्वालामुखी राख और गैसें निकलती है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये ज्वालामुखी को दिखा रहा है।
यहाँ पे जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इससे हमें वॉल्केनिक ऐश, लावा और गैसेस यहाँ से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है लाइटनिंग यानी बिजली। The occurrence of a natural electrical discharge of very short duration and high voltage between a cloud and the ground or within a cloud, accompanied by a bright flash and typically also thunder. तो जो बिजली होती है ये एक बादल में और जमीन के बीच में या फिर एक बादल के भीतर बहुत कम समय के लिए उच्च वोल्टेज की प्राकृतिक विद्युत घटना है, जो एक तो तेज प्रकाश के साथ होती है, ब्राइट फ्लैश होता है और गड़गड़ाहट के साथ भी होती है। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये बिजली की इमेज आपको दिखाई दे रही है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो आपने सुना भी होगा आकाश में एक तेज फ्लैश होता है, ब्राइट फ्लैश होता है और गड़गड़ाहट के साथ हमें बिजली इस तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टी सुनामी क्या होता है। टी सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स इन ए वाटर बॉडी कोज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि जो सुनामी होती है ये एक जल निकाय में तरंगों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पानी की एक बड़ी मात्रा के विस्थापन के कारण होती है। टी सुनामी इज ए लॉन्ग हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड अदर अंडर वाटर एक्सप्लोजन। तो जो टी सुनामी है पानी में डिस्प्लेसमेंट या पानी में डिस्टर्बेंस कब आ सकता है? भूकंप के कारण आ सकता है, यदि ज्वालामुखी फटेगा तो उसके कारण भी हो सकता है और परमाणु विस्फोट के कारण भी हो सकता है। लेकिन जो लाइटनिंग होती है, बिजली होती है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है जो आकाश में दिखाई देता है। ये पृथ्वी की सतह पर या समुद्र की सतह में किसी भी कंपन का कारण नहीं बनता। तो जो लाइटनिंग है उसके कारण टी सुनामी नहीं आ सकती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि किसके कारण सुनामी नहीं आ सकती है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, लाइटनिंग के कारण टी सुनामी नहीं आ सकती है। ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये टी सुनामी का एक रूप दिखाई दे रहा है, इस तरीके से टी सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स, द बॉल वुड। तो इसमें हमसे पूछा है कि चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ एक अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद ऑप्शन फर्स्ट है डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट इट इज रिलीज, छोड़े गए बिंदु से सीधा नीचे गिर जाएगी। सेकंड है हैंग इन स्पेस, अंतरिक्ष में लटकी रहेगी। ऑप्शन 3 है गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। एंड ऑप्शन 4 है कीप गोइंग अप नेवर टू कम बैक, यानी ऊपर जाती रहेगी और कभी वापस नहीं आएगी। तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो पहले वो ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा है वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, वहां पे भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब वहां पे भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे नीचे की ओर खींचता है। और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का 1/6वां हिस्सा होता है। मतलब यदि पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर यही वजन हमें वहां की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसका 1/6वां हिस्सा यानी 10 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, पहले वो ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वापस सतह पर आ जाएगी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, गो अप एंड देन कम बैक टू द सर्फेस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। आयोडीन का टिंचर पूतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? ऑप्शन 1 आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन घोलने पर। ऑप्शन 2 आयोडीन इन वैसलीन, वैसलीन में आयोडीन। ऑप्शन 3 आयोडीन इन वाटर, जल में आयोडीन। एंड ऑप्शन 4 है आयोडीन इन एल्कोहल, एल्कोहल में आयोडीन। तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है इसमें पूतिरोधी या एंटीसेप्टिक का गुण होता है, इसे हम वीक आयोडीन सॉल्यूशन भी कहते हैं और इसका यूज छोटे मोटे घावों में, कट्स में या खरोचों में किया जाता है। जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है इसमें सामान्यतः 27% एलिमेंटल आयोडीन होता है और इसके साथ ही पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड होता है और ये मिक्सचर ऑफ एथेनॉल में डिसॉल्व होता है। एथेनॉल एक तरीके से अल्कोहल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 आयोडीन इन अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है? फर्स्ट है कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज, नाभिक को धनावेशित माना। सेकंड है एस्टेब्लिश्ड दैट द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स एज हैवी एज ए हाइड्रोजन एटम,
प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। थर्ड है कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। एंड फोर्थ है वाज इन एग्रीमेंट विद थॉमसन मॉडल, और थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है। तो हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन से कथन है जो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार सही है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और फिर उसके आधार पर कुछ कंक्लूजन निकाले थे जो कुछ इस तरीके से हैं। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। परमाणु में एक धनात्मक आवेशित केंद्र होता है जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, मतलब परमाणु का जो लगभग सभी द्रव्यमान है वो नाभिक में ही होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, और जो परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नाभिक को धनावेशित माना गया, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज्ड दैट द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। He also claimed that the electrons surrounding the nucleus revolve around it with very high speed in circular path. He named these circular paths as orbit. तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी सर्कुलर पाथ में, जिसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूक्लियस बीइंग अ डेंसली कंसंट्रेटेड मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स are held together by a strong electrostatic force of attraction। तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस या नाभिक है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा ही आल्सो पोस्टुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अरेंज्ड अराउंड द सन। तो उन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था वैसी ही होती है जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह की होती है। तो सौर परिवार से भी तुलना की जा सकती है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस, गलत वाक्य को ढूंढिए। ऑप्शन 1 गोल्गी एपरेटस इज इन्वॉल्व्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो गोल्जी उपकरण होता है वो लाइसोसोम के बनने में शामिल होते हैं। सेकेंड है न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओवन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। जो केंद्रक माइट्रोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है इसलिए ये अपनी रचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ होते हैं। थर्ड है माइट्रोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन दैम। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है। एंड फोर्थ है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। तो अभी हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं कौन सा करेक्ट और कौन सा गलत है। गोल्जी एपरेटस गिव्स आउट स्मॉल वेसिकल्स फ्रॉम देयर टर्मिनल्स। तो ये जो स्मॉल वेसिकल्स होते हैं ये ही लाइसोसोम्स होते हैं, तो इसलिए गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड था न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, hence they are able to make their own structural proteins using transcription and translation process। मतलब जो न्यूक्लियस है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इनके पास अपना डीएनए होता है, इसी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस का उपयोग करके जो अपना रचनात्मक प्रोटीन होते हैं वो बनाने में समर्थ होते हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस भी करता है और इसे स्टोर करके भी रखता है, इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। यह सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट हम गलत है। साइटोप्लाज्म इज नॉट कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, बल्कि ये एक प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन फोर्थ, कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। साइटोप्लाज्म इज नॉट कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ओड वन आउट। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। ऑप्शन 1 है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाली जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है।
क्योंकि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है इसमें जो सॉल्वेंट की या वाटर की मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। तो ये उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है membranes are made of organic molecules like proteins and lipids। जो झिल्ली होती है वो कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल soluble in organic solvents can easily pass through the membrane। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन शुगर इन प्लांट्स। तो पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास किसी भी तरीके का शुगर नहीं होता एज कोर कंपोनेंट। जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो कोशिका झिल्ली के बाहरी भाग से जुड़े हुए होते हैं, या तो प्रोटीन से यदि वो जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और यदि वो लिपिड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। इसके अलावा जो कवक की सेल की दीवारें होती है उसमें काइटिन शुगर पाई जाती है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण का मान। ऑप्शन 1 इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स। विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होगा। ऑप्शन 2 इज लीस्ट ऑन पोल्स। ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन 3 इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। एंड ऑप्शन 4 इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। तो जो ये हमारी अर्थ होती है इसके स्ट्रक्चर में इधर इक्वेटर होता है, इधर पोल्स होते हैं, इसे हम साउथ पोल बोलते हैं और इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया त्वरण होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम है जो मास है, और आर है त्रिज्या। तो जो हम पृथ्वी की रेडियस देखते हैं वो हमें इस डायग्राम से क्लियरली स्पष्ट है कि जो इक्वेटर पर रेडियस है वो ज्यादा होगी और जो पोल पर रेडियस है वो कम होगी। और चूंकि इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, वो उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे इक्वेटर पर यदि रेडियस ज्यादा है मतलब विषुवत वृत्त पर रेडियस यानी त्रिज्या ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो न्यूनतम होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। The standard value of g on the surface of the earth at sea level is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का स्टैंडर्ड मान है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो सोल्व करते हैं तो इसकी यही वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो किसी पिंड पर किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन 1 डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पर। ऑप्शन 2 फोर्स अप्लाइड लगाए गए बल पर। ऑप्शन 3 एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। एंड ऑप्शन 4 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी पिंड के आरंभिक वेग पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क डन क्या होता है। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स दैट ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर जाए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। तो जो वर्क डन होता है वो तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ डी कोस थीटा। तो एफ यहाँ पे होता है जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो, डी होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया है वो अपनी जगह से कितना विस्थापित हुआ है, और यहाँ पे जो थीटा है, कोण है, एंगल है, वो ये लगाए गए फोर्स और जो विस्थापन होता है उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल है वो यहाँ पे होता है कोस थीटा। तो इन तीनों पर तो जो वर्क डन है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन पिंड के आरंभिक वेग पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं जो वर्क डन होता है इसकी इकाई होती है जूल और न्यूटन इंटू मीटर इसकी वैल्यू जूल के बराबर ही होती है और जो फोर्स होता है उसे हम न्यूटन में मापते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन यानी W इज इक्वल टू है एफ डी कोस थीटा, एफ यानी फोर्स है, फोर्स की इकाई होती है न्यूटन, डी डिस्प्लेसमेंट है जिसकी इकाई होती है मीटर, इसलिए यहाँ पे हुआ न्यूटन इंटू मीटर जो कि बराबर आया जूल के। एंगल है उसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो अभी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, यानी वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण द्वारा आवर्धन। ऑप्शन 1 इज लेस देन 1 एक से कम होता है, ऑप्शन 2 इज मोर देन 1 एक से अधिक होता है, ऑप्शन 3 इज इक्वल टू 1 एक होता है एंड ऑप्शन 4 कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, यानी एक से कम अथवा अधिक हो सकता है, यह इसके सामने रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण लगा होता है उसमें हमें चाहिए होता है कि उसमें जो भी हमें प्रतिबिंब नजर आए वो एक तो आभासी हो, सीधा हो और छोटा हो। और जो ये क्वालिटी है वो हम देखते हैं हमें कॉन्वेक्स मिरर में मिलती है यानी उत्तल दर्पण में मिलती है। उत्तल दर्पण में जो हमें प्रतिबिंब मिलता है वो आभासी, सीधा और छोटा होता है। द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है और जो इसका आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है वो एक से कम होता है। अब ये मैग्निफिकेशन एक से कम कैसे होता है ये हमें इस फॉर्मूले से समझ में आएगा। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यदि यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों की हाइट समान हो तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एक आएगा। लेकिन यदि इमेज की हाइट कम हो और ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा हो तो मैग्निफिकेशन हमेशा कितना आएगा, एक से ज्यादा आएगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा हो जाए इमेज से तो जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा एक से कम आएगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उस केस में यही होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा जो इमेज है इसकी हाइट बनती है इससे ज्यादा होती है, इसलिए जो इसका मैग्निफिकेशन या आवर्धन होता है वो एक से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज लेस देन 1। तो अभी हम ये समझते हैं कि यदि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो एक या एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा। यदि इसका मैग्निफिकेशन एक या एक से ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब है या तो उसके बराबर बनेगा या फिर उससे बड़ा बनेगा। तो जो ये छवि बनेगी इसके का केवल कुछ हिस्सा ही हमें दर्पण पर, यानी जो वाहनों के में पीछे के दृश्य देखने के लिए दर्पण लगा है उसमें केवल इसका कुछ हिस्सा ही हमें दिखाई देगा और ये स्थिति ड्राइवर के लिए सुविधाजनक नहीं होगी। इसलिए जो हम मिरर यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है और इसका आवर्धन एक से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स, यानी नेत्र लेंस की फोकल दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां। ऑप्शन 1 आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन 2 कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिकर, सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। ऑप्शन 3 आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिकर, शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। एंड ऑप्शन 4 है कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिनर, सिकुड़ती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले हमें पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पता होना चाहिए। Our eyes have the ability to alter its focal length with help of the ciliary muscles to focus distant or near objects clearly on the retina. This is called the power of accommodation. इसका मतलब है कि जो हमारी आंखें होती हैं वो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी भी दूर रखे ऑब्जेक्ट का और किसी भी पास रखे हुए ऑब्जेक्ट का, इसके लिए जो सिलियरी मसल्स होती हैं इसकी सहायता से ये अपनी फोकल लंबाई को बदल सकती हैं। इसे ही हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट हेल्प्स ए पर्सन टू सी बोथ नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाई एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। यह जो पास और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में व्यक्ति की मदद करती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अनंत दूरी पर रखा हुआ हो तो जो सिलेरी मांसपेशियां होती है यानी सिलेरी मसल्स होती हैं वो ये होती है, ये हमारा जो लेंस है नेत्र का वो है और ये सिलेरी मसल्स है, ये वाला पॉइंट भी और ये वाले पॉइंट पे भी। तो इन्हीं की सहायता से ये अपनी फोकल लेंथ को बदलती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट अनंत दूरी पर है तो जो ये सिलेरी मसल्स होती हैं ये शिथिल हो जाती है यानी रिलैक्स्ड होती है, मतलब जो ये लेंस है वो पतला होता है और इसकी फोकल लंबाई बढ़ जाती है। तो इससे जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है और हमें स्पष्ट छवि दिखाई देती है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट तुलनात्मक रूप में पास है
तो जो ये सिलियरी मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है यानी सिकुड़ने लगती हैं, जिससे जो ये लेंस है वो मोटा हो जाता है, इसकी फोकल लंबाई है वो कम हो जाती है और फिर जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता है और हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि जो नेत्र की फोकल दूरी है उसमें वृद्धि हो रही है, तो जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे नेत्र की फोकल में जो दूरी है उसमें वृद्धि हो रही है और ये कब होता है जब लेंस पतला होता है और जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। इन द फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन मूव as shown, द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन एक्सपीरियंस। तो इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि कागज के तल में बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और प्रोटॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 है फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों पर कागज के तल की ओर संकेत करते हुए। सेकंड है फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों पर कागज के तल से बाहर की ओर संकेत करते हुए। एंड ऑप्शन 3 है फोर्सेस पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर रेस्पेक्टिवली, यानी इलेक्ट्रॉन पर कागज के तल की ओर तथा प्रोटॉन पर कागज के तल से बाहर की ओर संकेत करते हुए। ऑप्शन 4 है फोर्सेस पॉइंटिंग अपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली, और इलेक्ट्रॉन पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत तथा प्रोटॉन पर क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संकेत करते हुए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पता होना चाहिए। इस रूल के अनुसार जब हम अपनी थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं और जो मिडल फिंगर होती है वो करंट की डायरेक्शन को बताए और जो इंडेक्स फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, तो जो हमारा थंब होगा, अंगूठा होगा, वो हमें मोशन की डायरेक्शन को बताएगा। तो इसमें हमें अब यही रूल अप्लाई करना है। आप अपनी लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है इन तीनों को इस तरीके से रखिए, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए हमें एक बात ये और पता होनी चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति कर रहा होता है उसके विपरीत में जो करंट की दिशा होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो करंट की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमें इस तरफ दी गई है, तो दोनों ही केस में चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरीके से है, बाएं से दाईं ओर, और जो करंट की दिशा है वो है ऊपर की तरफ। यानी जो ये हमारी फिंगर है वो ठीक दिशा में है अभी मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जो करंट की दिशा है वो ऊपर की तरफ है। तो यदि अभी अभी अपने हाथ को आप इस तरीके से मूव करें कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी दिशा में रहे और जो आपकी ये वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर है, जो आपकी करंट को शो कर रही है, इसे आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो आपका थंब है वो प्लेन के अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी जो फोर्स है वो आपको इनटू द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंट आउट करेगा। So both electron and proton have current in same direction. Therefore, the forces acting on them are given by Fleming left-hand rule and they are pointing into the plane of paper. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, forces both pointing into the plane of paper. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? ऑप्शन 1 ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, श्वास नली और कंठ में। ऑप्शन 2 एल्वियोली ऑफ लंग्स, फेफड़ों की कुपिकाओं में। ऑप्शन 3 एल्वियोली एंड थ्रोट, कुपिकाओं और गले में। एंड ऑप्शन 4 है थ्रोट एंड लैरिंक्स, गले और कंठ में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो जो हमारी नोज होती है उसमें नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम सांस लेते हैं और जो ये एयर होती है वो नेसल पैसेज के थ्रू होते हुए लैरिंग्स तक जाती है और फिर विंड पाइप के माध्यम से हमारे लंग्स या फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके बाद ये जो हमारे फेफड़े या लंग्स होते हैं उसमें लाखों की संख्या में एल्वियोली प्रेजेंट होती है। यहीं पर श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है और इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो एल्वियोली होती है, इसकी जो वॉल्स होती है वो काफी पतली होती है, यानी एल्वियोली की दीवारें बहुत पतली होती है और ये पतली रक्त कोशिकाओं के मतलब ब्लड कैपिलरीज से घिरी हुई होती है। तो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस समय गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के मध्य होता है।
जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि ये जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूजन के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ एल्वियोली से ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें चली जाएंगी। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि एल्वियोली में इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो CO2 है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, मतलब ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोली में आ जाती है और फिर हमारे शरीर से ये बाहर निकल जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है फेफड़ों की कुपिकाओं में, यानी एल्वियोली ऑफ लंग्स में। इसके अलावा यहाँ पे जो दो और टर्म्स यूज हुई है, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, इसे भी हम समझ लेते हैं। जो ट्रैकिया होता है इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे ही हम विंड पाइप बोलते हैं, जिससे ये जो हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, ये पास होती है। ये लैरिंग्स को और जो लंग्स की ब्रोंचाई है इन्हें कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है जो लैरिंग्स है, यानी ये इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं या फिर इसे हम ग्लेटिस भी बोलते हैं। और ये एसेंशियल रोल किसमें प्ले करता है? ह्यूमंस की स्पीच में, यानी हमारे बोलने में। तो हमारा भी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्वियोली ऑफ लंग्स। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।